आज के वीडियो क्लास में क्लास 7 में पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग 5 लेसन भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के क्वेश्चन आंसर पार्ट को देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा उन सभी लर्नर्स के लिए जो विज्ञान विषय में रुचि लेते हैं। तो आप क्लास 6 से जो है विज्ञान का बिल्कुल अच्छी तरह से अध्ययन कर लें तो आपको सभी परीक्षा में आपको काम आएगा। तो आप निश्चित रूप से जो है चलिए आज की क्लास में बने रहेंगे तो आप भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से जुड़ी सारी क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस हेडिंग जो शीर्षक दिया हुआ है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसको ही समझ लेते हैं। अगर इसको हम समझ लेते हैं तो बिल्कुल अध्याय के क्वेश्चन आंसर को समझने में आपको देरी नहीं लगेगी, बहुत आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि जल से बर्फ़ का बनना, जल से बर्फ़ का बनना ये आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल से अगर बर्फ़ बन रहा है तो बर्फ़ को पिघलाकर फिर जल के रूप में लाया जा सकता है, यानी कि इससे कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन यदि रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना ये क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इससे आपको दूध से जब दही बन गया तो ये आपका नया पदार्थ का निर्माण हो गया। तो चलिए आप समझ गए होंगे। इसके क्वेश्चन आंसर पे हम लोग चलते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर में आपका पहला क्वेश्चन भी इसी रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन से संबंधित है। जैसा कि हम देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अर्थात आपको कहता है कि ये सब जो परिवर्तन है कौन सा परिवर्तन है, इसमें आपको लिखना है। सबसे पहला है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जब घटित होता है तो फिर इसका जो है नए मतलब पुराने रूप में नहीं आ सकता है, ये नया रूप में घटित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण को हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। तो ये आप समझ गए होंगे, रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार से आप नोटबुक में लिख सकते हैं। जैसे कि दूसरा है जल में शक्कर को घोलना। जल में यदि हम शक्कर को घोलें तो फिर हम शक्कर को फिर निकाल सकते हैं, जल को भी अलग कर सकते हैं। तो ये जो है फिर उसी रूप में रह सकता है, तो इसको हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। इसमें कुछ नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तो भौतिक परिवर्तन ये आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। जैसे कि जल में चीनी का मिलना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। कोयले को जलाना ये कौन सा परिवर्तन है, तो कोयले को जलाना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। जब कोयला जल गया तो फिर वो कोयला रूप में नहीं आ सकता है, यानी नए पदार्थ का निर्माण हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखिए परिवर्तन क्या कहता है। मोम का पिघलना, ये आप लोग बिल्कुल कमेंट करेंगे कि मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। तो बिल्कुल ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यदि मोम पिघला तो फिर मोम बनाया जा सकता है, मोम के रूप में आ सकता है, इससे नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता पिघलने पर। तो मोम का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन। आप नोट करते जाएंगे, भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला पत्र बनाना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। एल्युमिनियम को पीट करके पतला पत्र बनाया गया तो वो तो एल्युमिनियम रूप में ही रहा ना, आपका कोई नया पदार्थ तो नहीं बना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। बिल्कुल भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आज आप इतना अच्छा से समझ जाइएगा कि जीवन भर तक आपको चलेगा और आप किसी को भी बता सकते हैं। ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। भोजन का पाचन कौन सा परिवर्तन है, भोजन का पाचन कौन सा परिवर्तन है, इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। भोजन का पाचन मैं बिल्कुल बता देता हूँ, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि भोजन यदि पच गया तो फिर वो भोजन रूप में नहीं आ सकता है, तो ये आपका नया बन जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा औसत। यदि कथन औसत हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। तो चलिए आपको कैसे लिखना है वो भी हम बता देते हैं। क नंबर में कह रहा है कि लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। यदि लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटते हैं तो इसमें नया चीज़ का निर्माण तो कुछ नहीं होता है। जब नया चीज़ का निर्माण नहीं होता है तो ये आपका कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक भौतिक परिवर्तन होगा। और लिखा क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो ये आपका औसत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आप लिखेंगे औसत। और इसमें आपको लिखना है लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के स्थान पे आप क्या लिख देंगे? भौतिक परिवर्तन। ख नंबर देखिए क्या कह रहा है, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये भी आपका औसत हो जाए क्योंकि इससे नया पदार्थ का निर्माण होता है। पत्तियों से खाद बनता है तो नया पदार्थ का निर्माण होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? औसत। ये आपका हो जाएगा औसत। इसको आप लिखेंगे सत्य करके कि पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे आप चेंज कर लेंगे। तो चलिए ग नंबर में कह रहा है कि जस्ते जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है। बिल्कुल ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप समझ जाएंगे। जस्ते जिंक लेपित लोहे की पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। ये आपका हो जाएगा सत्य। तो इसमें आपको कोई चेंज करने कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख देंगे सिर्फ सत्य। नेक्स्ट है लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। ये आपका औसत हो जाएगा। ये तो आप ही समझते हैं कि लोहा और जंग एक ही पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। भाप का जो संघनन होता है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि वो भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाप का संघनन भौतिक परिवर्तन है क्योंकि भाप का जो संघनन तो वो भी जल का ही रूप होता है ना। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन होगा, ना कि रासायनिक परिवर्तन। तो बिल्कुल आप ये सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं आपको कहा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित कथनों को रिक्त स्थानों को भरिए। आपको रिक्त स्थान इसमें भरने हैं। तो चलिए भर देते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका पहला डैश में हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी में क्वेश्चन है ख नंबर में खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम डैश है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप इसको लिख लेंगे इस प्रकार से बवाकर ई काकर बोकर ऊपर रेप नोएकर टो यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है ऐसी 2 विधियां जिनके द्वारा लोहे का जंग लगने से बचाया जा सकता है। डैश और डैश है। 2 विधियों को बताना है जिससे लोहे में जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो कौन होगा वो देखते हैं। तो एक तो आपको दिख ही रहा होगा, ये आपका हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन और दूसरा हो जाएगा आपका ग्रीजिंग। ये आप नोट कर लेंगे ग्रीजिंग। ये 2 विधि ऐसा है जिससे लोहे में जंग लगने से बचाया जा सकता है। गैल्वेनाइजेशन, एक ग्रीजिंग। ठीक। नेक्स्ट है ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल डैश गुणों में परिवर्तन होता है। केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें आप क्या लिखेंगे? भौतिक। केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से आप नोट कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है समझाइए। तो देखते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन का उत्तर डिजिटल बोर्ड जैसा हम आपको क्वालिटी तो नहीं दे सकते हैं लेकिन आपको
उससे भी अच्छा जो है उत्तर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको घर बैठे बिल्कुल आसानी से याद हो जाए। तो देखिए उत्तर है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का कि जब नींबू के रस साइट्रिक एसिड में खाने का सोडा, यानी कि नींबू का जो रस होता है उसको क्या बोलते हैं, साइट्रिक एसिड में खाने का सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, तो उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसके कारण बुलबुले निकलते हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग पदार्थों के मिलने से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, नए पदार्थ कौन बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यह एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल स्पष्टता के साथ उत्तर में बताया गया है, आप इसे निश्चित रूप से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब हम लोग, यही तो फ़ायदा है कि हम लोग कोचिंग में यदि हम पीछे हो जाते हैं तो फिर नोट नहीं कर सकते हैं, वो गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है इस प्रकार से क्लास को पढ़ना, तो आप निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। बिल्कुल दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्यों क्वेश्चन कह रहा है कि मोमबत्ती जब जलती है तो उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। हाँ, दोनों होते हैं। उस बात को हम लोग उत्तर से समझते हैं। तो उत्तर में आपको इस प्रकार से लिख देने हैं, जब एक मोमबत्ती जलती है तो दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, तो इस प्रकार से आप लिख देंगे भौतिक परिवर्तन, जैसे कि मोम का पिघलना और वाष्पीकरण। दो जो है ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। भौतिक परिवर्तन उसमें होता है मोम का पिघलता है तो वो भौतिक परिवर्तन हुआ, और उसमें वाष्पीकरण होता है वो भी भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती जब जलती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो मोम का जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करना, ये जो करता है ना, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये नए चीज़ का निर्माण करता है। मोम का जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो दोनों हमने दर्शा दिया इस प्रकार से। और इसमें आपको कह रहा था कि वो उदाहरण देने के लिए एक अलग से, कि और कोई ऐसा उदाहरण है जिसमें दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो आपको लिखने हैं। एक और उदाहरण जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों परिवर्तन होते हैं वह है खाना पकाना। तो खाना पकाने में भी जो है क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं, बता सकते हैं उदाहरण दे करके। कैसा लगा आप निश्चित रूप से, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए जल्द से जल्द ऐसे ही वीडियो लगातार लाऊं और आप घर बैठे जो है आसानी से जो है विज्ञान की तैयारी कर सकें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो चलिए इसको दिखाते हैं, बताते हैं कि दही का जमना कैसे रासायनिक परिवर्तन है। दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इस प्रक्रिया में दूध में मौजूद लैक्टोज शर्करा लैक्टिक एसिड में बदल जाती है। इस प्रक्रिया में बनने वाला नया पदार्थ दही होता है। इस प्रक्रिया में बनने वाला नया पदार्थ दही अपने मूल पदार्थ दूध से गुणों में पूरी तरह से भिन्न होता है। यानी कि दूध से दही बन गया, यानी नया पदार्थ का निर्माण हो गया, और इस परिवर्तन को वापस नहीं किया जा सकता है। तो इन सारी बातों से स्पष्ट होता है कि दूध से दही का जमना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। आप इस प्रकार से और भी ऐड करके लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें, दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इस प्रक्रिया में दूध में मौजूद लैक्टोज शर्करा जो दूध में होता है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाती है। इस प्रक्रिया में बनने वाला नया पदार्थ दही अपने मूल पदार्थ दूध से गुणों में पूरी तरह से भिन्न होता है और इस परिवर्तन को वापस नहीं किया जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो बिल्कुल आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए ये उत्तर आपको कैसा लगा
निश्चित रूप से बताएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। लकड़ी का जो जलना है और लकड़ी का काटना है, दोनों भिन्न प्रकार के परिवर्तन है, ऐसा क्यों माना जाता है। तो बिल्कुल ऐसा माना जाना चाहिए, क्योंकि लकड़ी के जलने पर जो है फिर लकड़ी वो नहीं बन सकता है, और लकड़ी को जो काटते हैं तो फिर तो वो लकड़ी ही कहलाता है ना। तो दो परिवर्तन होते हैं ना इसमें, तो वही बातों को बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, चूँकि लकड़ी को जलाने पर वह राख, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ऊष्मा में बदल जाती है। ये 4 चीज़ में बदल जाती है। राख, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ऊष्मा में बदल जाती है। इस प्रक्रिया में लकड़ी के मूल रासायनिक गुण बदल जाते हैं। जो उनके रासायनिक गुण होते हैं लकड़ी का, वो बदल जाते हैं। इस परिवर्तन में लकड़ी को वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, जिससे लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल स्पष्ट उत्तर लिखाया गया है, आप इसे निश्चित रूप से नोट कर लें। आगे बताएंगे, लकड़ी को छोटे टुकड़ों में काटने पर उसका आकार और माप बदल जाते हैं, लेकिन लकड़ी के टुकड़े अभी भी लकड़ी ही रहते हैं। बिल्कुल बात सही है। इस प्रकार के परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जिससे ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अतः लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन माना जाता है। तो बिल्कुल यहाँ तक उत्तर आपको थोड़ा बड़ा लगा होगा, लेकिन स्पष्ट उत्तर है। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन करा तो उस प्रकार से उत्तर दिया गया, आपको समझा हुआ उत्तर है। आप इसे निश्चित रूप से विश्वास के साथ नोट करें, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। बिल्कुल मैंने इसका शॉर्ट में वर्णन किया है, देखना ना भूलें और इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को जो है इसको लॉन्ग उत्तर लिखा जाता है, उसको याद करने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन ये भी स्पष्ट आपको लगेगा, बहुत छोटा में है। कॉपर सल्फेट पाउडर को उबालते पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों के साथ घोला जाता है। ठीक है, आपको कॉपर सल्फेट पाउडर को लेना है, उसको उबलते हुए पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे के साथ उसको घोलना है, और तब तक घोलना है। ठीक है, फिर घोल को छान लिया जाता है। तब तक घोलना जब तक कि पूरा वो गाढ़ा ना हो जाए, और उसको फिर छान लिया जाता है, और फिर बिना किसी व्यवधान के ठंडा होने दिया जाता है। इस प्रकार से जो है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाते हैं। यहाँ पर आप नोट ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल तैयार करते हैं। क्रिस्टल तैयार किया जाता है। तो आपका उत्तर जो है बिल्कुल सटीक हो जाएगा। आप निश्चित रूप से इसे नोट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बिल्कुल इस प्रकार की वीडियो लाऊं, और बिल्कुल आप घर बैठे जो है कम से कम समय में तैयारी कर पाएँ। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपका कह रहा है कि समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। जब लोहे का गेट जो होता है उसमें अगर हम पेंट कर देते हैं तो उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। तो चलिए उसके उत्तर को हम लोग समझते हैं। जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। आप बिल्कुल आसान उत्तर है, इसे आप नोट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। निश्चित रूप से इसे आप नोट कर सकते हैं। बिल्कुल लाइन टू लाइन आप एक एक शब्द को लिखें, ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ सके। जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक प्रक्रिया। यह तब होती है जब लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है। तो यह कब होता है? जंग कब लगता है? जब हवा मौजूद ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में जब लोहा आता है ना, तो उसमें जंग लग जाता है। पेंट की परत लोहे की सतह पर एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है, और जब हम पेंट करते हैं तो यह लोहे को सुरक्षा कवच के रूप में इसको प्रदान करती है, सुरक्षा कवच जैसा बनाती है। चलिए आगे देख सकते हैं, लिखा हुआ है
यह परत लोहे को सीधे तौर पर इन तत्वों के संपर्क में आने से रोकती है, मतलब सीधे तौर पर लोहे को आने से रोकती है, जिससे जंग लगने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाती है। इस तरह पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है। चलिए, आप इस उत्तर को सुनने के बाद बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कितना आसान उत्तर यहाँ इस चैनल के माध्यम से लिखाया जाता है, ताकि विद्यार्थी को बिल्कुल जो है उत्तर याद करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। बिल्कुल कोचिंग ट्यूशन की तरह उत्तर समझा हुआ आपको मिलेगा। जहाँ दिक्कत हो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं जिस प्रश्न में, तो बिल्कुल उस प्रश्न उसको जो है आपको बताया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। समुद्री तटीय क्षेत्रों में जो लोहा होता है उसमें अधिक जंग क्यों लगता है। ये तो बिल्कुल आसान बात है, क्योंकि समुद्र तट के क्षेत्रों में जो है नमी होगा और वहाँ ऑक्सीजन भी होगा, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर निश्चित रूप से जंग लगेगा। जबकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होगा, नमी की उपस्थिति कम होगा और वहाँ पे ऑक्सीजन ना की उपलब्धता भी कम होगी, जिससे कि वहाँ पर नमी नहीं होगा, तो वहाँ पे जंग लगना जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो चलिए इसके उत्तर को समझते हैं। इसके उत्तर में आपको बिल्कुल हूबहू उसी तरीक़ा से लिख देना है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में हवा में अधिक नमी और नमक के कण मौजूद होते हैं। नमक के कण मौजूद होते हैं। नमक एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो लोहे के ऑक्सीजन और नमी के साथ प्रतिक्रिया करने की दर को बढ़ा देता है। नमी के साथ प्रतिक्रिया करने की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे जंग लगने की प्रतिक्रिया तेज हो जाती है। इसके विपरीत रेगिस्तानी क्षेत्रों में शुष्क हवा के कारण, सूखे हवा के कारण नमी की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे जंग लगने की प्रक्रिया धीमी होती है। इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक लगती है। इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक लगती है। तो कैसा लगा उत्तर आप निश्चित रूप से कमेंट में बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए फिर अगला क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है, इसको हम लोग बिल्कुल आसानी से समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी कि उसमें द्रव जैसा पेट्रोलियम गैस होता है, द्रवित पेट्रोलियम होता है, तरल अवस्था में होता है, एलपीजी कहलाती है। वो कहलाती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है, आप जानते होंगे सिलेंडर में एलपीजी किस रूप में होता है, द्रव के रूप में। सिलेंडर से बाहर आते ही वह गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये परिवर्तन ए है। फिर वही गैस जलती है, परिवर्तन बी है। फिर वही गैस जलती है। तो निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। तो आपने परिवर्तन ए जाना, उसमें क्या होता है, एलपीजी लिक्विड फॉर्म होता है वो गैस में परिणत हो जाता है, और परिवर्तन बी में कहा जा रहा था कि वही गैस फिर जलती है। तो देखिए एक में तो अब गैस में परिवर्तन हुआ, लेकिन वो जो है फिर द्रव में हो सकता है, यानी कि उसका जो है नया रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन गैस जो उष्मा के रूप में जो आग बन गया, तो ये तो बिल्कुल नया हो गया है ना। तो परिवर्तन बी में जो है यहाँ पे कह रहा प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल ये नए पदार्थ का निर्माण किया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, जो कि आपका लास्ट प्रश्न है, और बिल्कुल इसको बिना स्किप किए हुए समझेंगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस प्रश्न से। देखिए कह रहा है कि अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं। जो जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके बायोगैस बनाते हैं, परिवर्तन ए है। तो अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित किया गया जिससे जैव गैस बना, तो ये परिवर्तन ए, यानी कि परिवर्तन इसमें भी नया पदार्थ बना। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, ये परिवर्तन भी बी है। तो इसमें भी नया पदार्थ बना, उष्मा के रूप में यानी प्रकाश के रूप में नया पदार्थ बना।
बायोगैस से जला करके ईंधन के रूप में जलाई जाती है। तो ये परिवर्तन बी है। तो निम्नलिखित कथन इस परिवर्तन से संबंधित है, सही कथन चुनिए। तो बिल्कुल आपको देखा कि दोनों परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। जब नए पदार्थ बनते हैं तो वो क्या होता है आपको तो पता ही होगा, क्योंकि इस अध्याय में हमने काफ़ी चर्चा किया है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन पर। तो वो दोनों परिवर्तन इसमें आपके क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ग जो है आप देख सकते हैं, कह रहा है प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा, जबकि प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, गलत है। प्रक्रम बी एक रासायनिक है तो सही, दोनों सही है, लेकिन दोनों के बारे में कह रहा था ना, दोनों परिवर्तन के बारे में। तो दोनों परिवर्तन के बारे में देखिए ऑप्शन नंबर ग में कह रहा है प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही हो जाएगा। बाकी एक एक जो है रासायनिक परिवर्तन है, ऐसा बात नहीं है, इनमें से कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होती है, तो ये तो पूरी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ग जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट एक अच्छा सा कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो है आपका है वो है जीवों में शोषण। इसको भी बिल्कुल बेहतरीन ढंग से हम लोग जानेंगे और बिल्कुल आपको स्पष्टता के साथ उत्तर बताई जाएगी। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।